Hello friends, good morning. आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग पिछली क्लास में हमने बताया कि जनेवा कन्वेंशन के तहत आने वाले फॉरेन अवार्ड्स जनेवा कन्वेंशन को मानने वाले देशों के बीच जो शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 में जिसको जो सदस्य देश उसमें उस करार में शामिल हुए हैं उनके बीच जो भी विवाद या मतभेद उस वाणिज्यिक शब्द जो तत्कालीन समय में उस कॉमर्शियल शब्द के अंतर जौन सा कृत्य आदान प्रदान बिजनेस व्यापार या अन्य चीज आता था उसके आलोक में जो भी कृत्य होता था और उस एक्टिविटीज के कारण उत्पन्न होने वाले डिफरेंसेस एंड डिस्प्यूट के निराकरण के लिए सहमति बनी थी पक्षकारों के बीच 1937 जनेवा कन्वेंशन के शेड्यूल 3 में हस्ताक्षरित जिन सदस्य देशों ने किया है उनके बीच के विवाद का जो अवार्ड आएगा फॉरेन अवार्ड जो आएगा उसका इन्फोर्समेंट की व्यवस्था इस एक्ट में दिया गया है सेक्शन 53 से लेकर 59 तक। अब हमने कल सेक्शन 53 बताया था कि जनेवा कन्वेंशन क्या था और कब आया, किस चीज़ के लिए आया। सेक्शन 54 जो है वो है पावर ऑफ जुडिशियल ऑथोरिटी टू रेफर पार्टीज टू आर्बिट्रेशन। तो आर्बिट्रल एग्रीमेंट के अनुसार जिन पक्षकारों के बीच के विवाद के ऊपर यह लागू होता है, प्रभावी होता है, उन करारों में यदि मध्यस्थम के लिए करार किया हुआ है तो वैसी स्थिति में अन्यथा मुकदमा चलने पर भी कोर्ट का पावर जैसा कि हम बता चुके हैं सीज हो जाता है। तब जब एक पक्षकार ऐसा न्यायालय को बतलाता है कि साहब हमारे और दूसरे पक्षकार के बीच उक्त विवाद से संबंधित करार है कि हम अपने विवाद एवं मतभेद को मध्यस्थम से सलटाएंगे, निपटाएंगे, और ऐसा कोर्ट के सामने आने पर कोर्ट जब यह महसूस करता है कि वाकई दोनों पक्षकार या सभी पक्षकारों के बीच इस विवाद के से उद्भूत होने इस विषय वस्तु से उद्भूत होने वाले विवादों के निपटारे के लिए एक मध्यस्थम करार हस्ताक्षरित है, तो वैसी स्थिति में न्यायालय उस विवाद से संबंधित विवाद को मध्यस्थ को निपटाने हेतु भेजेगा, रेफर कर देगा। यह प्रावधान सेक्शन 54 में है, जैसा कि हमने न्यूयॉर्क कन्वेंशन के सेक्शन 45 में जो है सेम चीज़ यहाँ हम पढ़ते हैं सेक्शन 54 में। लाइकवाइज उसी तरह वहाँ न्यूयॉर्क कन्वेंशन में सेक्शन 56 जो है 46 जो है वो फॉरेन अवार्ड को न्यूयॉर्क कन्वेंशन के तहत आए हुए फॉरेन अवार्ड को बाइंडिंग प्रभाव देता था, बाइंडिंग करता था पक्षकार पर। सेम चीज़ यहाँ जो है सेक्शन 55 जो है फॉरेन अवार्ड्स व्हेन बाइंडिंग, कब बाइंडिंग होगा उसके विषय में उसकी अंतिमता को बतलाता है, और बाइंडिंग होने पर उसके विरुद्ध एक अवार्ड जो निर्गत होता है सेक्शन 34 में, और उस अवार्ड को जो उसका ड्यू प्रोसेस है
यदि चैलेंज किया जाता है और वो फाइनलिटी को प्राप्त कर जाता है तो उसके बाद उसका इन्फोर्समेंट वो बाइंडिंग प्रभाव प्राप्त कर लेगा सेक्शन 55 के तहत। फिर उसी तरह सेक्शन 57 जो है वो है कंडीशंस फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड्स। क्या शर्त है, कैसे फॉरेन अवार्ड का इन्फोर्समेंट होगा, तो उसके लिए हमने न्यूयॉर्क कन्वेंशन के सेक्शन 47 में बताया था। सेम चीज़ यहाँ उसी तरह लागू होता है कि साहब जो पक्षकार जो अवार्ड होल्डर है वो अवार्ड को इन्फोर्स करने के लिए एक आवेदन उस क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में दाखिल करेगा जिस क्षेत्राधिकार में उसका इन्फोर्समेंट किया जाना है, और उसके साथ उस अवार्ड का मूल प्रति या फिर उसका सर्टिफाइड कॉपी या फिर वहाँ के कॉन्सिलेटर से अभिप्रमाणित करवाकर उसकी कॉपी जो है वो दाखिल करेगा उस आवेदन के साथ। एवं जो एग्रीमेंट पक्षकारों के बीच है उस एग्रीमेंट का मूल प्रति नहीं तो फिर उसका सर्टिफाइड कॉपी जिस देश में वह तैयार हुआ है या है वहाँ जिस विधि से जिस रीति से सर्टिफाइड अभिप्रमाणित कॉपी जो है सो प्रदान किया जाता है, या फिर वहाँ के कॉन्सिलेटर द्वारा अभिप्रमाणित करने के बाद उसको संलग्न करके न्यायालय में दाखिल किया जाएगा और न्यायालय उसके बाद उस पर विचार करेगा, उसको इन्फोर्स करने के लिए कह सकता है। अब सेक्शन 57 में ही यह व्यवस्था दिया गया है कि साहब कब कोर्ट उसको रिफ्यूज कर देगा। रिफ्यूज सेक्शन 57 क्लॉज 2 और 3 जो है इसी से संबंधित है कि उस अवार्ड को न्यायालय जो है उस फॉरेन अवार्ड को न्यायालय इन्फोर्स करने से रिफ्यूज भी कर सकता है। तो वो जो आधार दिया गया है, जैसे कोई भी फॉरेन अवार्ड यदि भारत के जहां उसका इन्फोर्समेंट होना है भारत के लोक नीति के अगर विरुद्ध है तो उसका इन्फोर्समेंट नहीं होगा। उसमें जो विवाद जिस पर वह अवार्ड आया है वह सब्जेक्ट मैटर ऑफ द आर्बिट्रेशन नहीं था। यदि यह पाया जाता है न्यायालय द्वारा तो न्यायालय उसको रिफ्यूज कर सकता है। न्यायालय एक पक्षकार जो उसमें पार्टी है उसको पर्याप्त अवसर उस मुकदमे उस आर्बिट्रेशन की सुनवाई के लिए नहीं दिया गया। आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने के लिए उसको अवसर प्रदान समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया, या उसको उस आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने से किसी कारण से रोका गया। तो इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद यदि न्यायालय यह पाता है, इस आधार पर यदि दूसरा पक्षकार चैलेंज करता है उसको और न्यायालय पाता है कि साहब ये पक्षकार जो दूसरा पक्षकार जिसके विरुद्ध इसका इन्फोर्समेंट किया जाना है होना है उन्होंने जो कारण दिया है वो समुचित है, पर्याप्त है और उसको बिना सुने हुए यह अवार्ड आया है, तो वैसी स्थिति में या वह पाता है कि यह भारत के लोक नीति के विरुद्ध है, वैसी स्थिति में या पाता है कि साहब जो विवाद का विषय जिस पर अवार्ड आया है वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्बिट्रेशन था ही नहीं। तो इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए
यदि न्यायालय पाता है कि साहब दूसरा पक्षकार जिसने आरोप लगाया है, जिस आधार पर उसने इन्फोर्समेंट को चैलेंज किया है, तो अवार्ड को चैलेंज किया है यहाँ इन्फोर्समेंट से, तो वैसी स्थिति में न्यायालय रिफ्यूज कर सकता है उसको इन्फोर्स करने से। उसी तरह सेक्शन 58 बतलाता है कि यदि सेक्शन 56 और 56 के तहत जो अवार्ड को इन्फोर्स करने के लिए आवेदन दाखिल किया जाता है और उसको क्लॉज 2 और 3 में दूसरा पक्षकार एडजॉर्न जिनके विरुद्ध उसको इन्फोर्स होना है, वो उन आधारों पर सेक्शन 56 क्लॉज 2 और 3 में जो वर्णन किया गया है उसके आलोक में उसको चैलेंज करते हैं और उनका आधार सही है या गलत है। अगर गलत है, पाता है कि साहब आधार गलत है, तो वैसी स्थिति में सेक्शन 58 के तहत वो फॉरेन अवार्ड इन्फोर्स किया जाएगा। जैसे उसको कोर्ट की डिक्री के समान उसको मानते हुए, उसको कोर्ट की डिक्री का दर्जा प्रदान करते हुए, और न्यायालय जैसे अपने यहाँ अपने कोर्ट के द्वारा दिए गए डिक्री का इन्फोर्समेंट निष्पादन करता है, वैसे उन्हीं शक्तियों के साथ उस फॉरेन अवार्ड का एक्सक्यूशन इन्फोर्समेंट करने का आदेश देगा, करेगा। अब सेक्शन 59 है यहाँ भी अपीलेबल ऑर्डर्स। तो जिस तरह हमने बताया था कि न्यूयॉर्क कन्वेंशन में सेक्शन 50 जो है, जैसे वो अपीलेबल ऑर्डर्स कौन कौन से हैं, जैसे अगर 54 में जो है सो आता है और उसको 54 में यदि आवेदन सेक्शन 54 में यदि आवेदन आता है, पक्षकार देता है कि साहब यह मामला जो है आर्बिट्रेशन को जाने वाला है, इसको आर्बिट्रेशन के लिए भेज दिया जाए, और वहाँ उन सब सुनवाई के बाद न्यायालय अगर रिफ्यूज करता है, आर्बिट्रेशन को नहीं भेजता है, तो वैसी स्थिति में दूसरा पक्षकार जो है वो अपील दाखिल कर सकता है। उसी तरह कोर्ट ऑर्डर 57 में के तहत जो आदेश आया है इन्फोर्स करने का या रिफ्यूज करने का, उस आदेश के विरुद्ध जो है फॉरेन अवार्ड को अगर रिफ्यूज करने का आदेश आता है, तो वैसी स्थिति में सेक्शन 59(1)(b) के तहत एक पक्षकार उस आदेश के विरुद्ध अपील दायर कर सकता है, ये प्रावधान दिया गया है। और सेक्शन 59 क्लॉज सबसेक्शन 2 इस चीज को बतलाता है, यह पावर वेस्ट करता है कि साहब सेकेंड अपील का प्रावधान नहीं है, किंतु कोई भी ऑर्डर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के विशेष अनुमति के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को प्रभावित नहीं करेगा। सेकेंड अपील का प्रावधान नहीं है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा। यानी जनरली सेकेंड अपील एज ए राइट, सेकेंड अपील का अधिकार नहीं है, राइट नहीं है। लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लिया जाता है, स्पेशल लीव पेटिशन दाखिल करके और दिया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट यदि उसमें जो तथ्य उद्धृत किए गए हैं उसको
देखकर यदि उस पर सुनवाई करना चाहता है, आवश्यक है न्याय हित में, तो यदि करना चाहे तो उसके अधिकार को सेक्शन 59 इफेक्ट नहीं करता है, प्रतिबंधित नहीं करेगा और सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार रहेगा। तो इस प्रकार हमने आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 को आज समाप्त कर दिया। नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे, आप लोगों को बतलाएंगे कॉन्सिलेशन क्या है और उसकी क्या प्रक्रिया है। इसलिए आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।